गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ग्रेट, बढ़िया। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि क्लास 11 के टॉपिक को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और आज बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर आप जेई एडवांस या अगर आप एम्स लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम थ्रू आउट 11th एंड 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हमें यह आइसोमेरिज्म हर एक प्रकार का कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। हमें 100% ये हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं आइसोमेरिज्म की, तो अभी जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, आपको सभी नाम यानी इस दुनिया में हमारी केमिस्ट्री की जितने आइसोमेरिज्म अवेलेबल है वो सब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सबका मैं आपको नॉलेज दूंगा, सबका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं हर चीज़ को इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, उसके पीछे रीज़न समझो। इनफैक्ट जब आप आपका एनसीईआरटी भी खोलोगे ना, तो इनफैक्ट कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, कुछ चीज़ें यहाँ पर दे ही नहीं रखी है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ते चलोगे तो आपको वो वहाँ पर एक्सप्लेन की गई होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, हाइड्रोकार्बन्स में आपको कुछ कन्फॉर्मेशन सिखाऊंगा मैं, जैसे कि सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, एक्लिप्स्ड प्रोजेक्शंस। तो ये सब क्या है? ये सब भी आइसोमेरिज्म का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ाया है। यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि एनसीईआरटी आपको वो आगे पढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग भी सिर्फ वही चीज़ इन डेप्थ और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो हमें सिर्फ यही पढ़ना है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एडवांस लेवल पर या जेई लेवल पर या एम्स लेवल पर या नीट लेवल पर यहाँ से सवाल आने के चांसेस कम हैं। भाई जहाँ से सवाल आने हैं वो उस चैप्टर में उस जगह पर डिटेल में दे रखा है। तो घबराना मत कि सर इस वीडियो में आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ाया है या डिटेल में नहीं पढ़ाया है। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। हम यहाँ पर चीज़ों का नॉलेज ले रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ अच्छा आइसोमेरिज्म नाम की भी इस दुनिया में कोई चीज़ होती है। अच्छा ये भी एक प्रकार का होता है। लेकिन मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ी सी हायर लेवल की किताबों से एक लेक्चर प्लान बनाया है, जिसमें आज के इस लेक्चर में मैं आपको सारे आइसोमेरिज्म के बारे में बता दूंगा। अब जब आपके पास में वो आइसोमेरिज्म इन फ्यूचर आएगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नाम सुना था और मुझे इसका बेसिक फंडा पता है। तो जब आपको बेसिक फंडा पता होगा तो फिर आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म? तो मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है इन विच isomerism is a basic phenomenon in which the compounds in which the compounds have same molecular formula have same molecular formula but different properties but different properties। क्या है बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना। इसका मतलब यह है कि आपके कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में बदलाव है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। इनफैक्ट आप यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सब मान के चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सब मान के चलो। मतलब दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है लेकिन उनके प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। दे हैव अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बात समझ में आ गई? एंड दैट प्रिंसिपल, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। वहीं पर एक टर्म आपको सीखनी होगी, आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स
आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स दैट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, दैट आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। क्या चीज क्लियर होती है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं आपको क्लासिफिकेशन करा सकूं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? पक्की बात, आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। तो ये हो गया आपके आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे आइसोमर्स की। तो लेट्स क्लासीफाई आइसोमर्स। भाई आइसोमर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आप अपने बढ़िया नोट्स बनाइए साथ साथ में, और मृत्युंजय पंड्या यूट्यूब चैनल एंड ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल एंड ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी पर हम लोग नोट्स प्रोवाइड्स कर ही रहे हैं, तो जहाँ से भी आपको नोट्स चाहिए आप निकाल सकते हो। नाउ प्यारे बच्चों, आइसोमर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। आइसोमर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहले आइसोमर्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। अब इनका क्या मतलब होता है? अब आप खुद देखो, नाम में स्ट्रक्चरल आ गया, मतलब यहां पर हो ना हो, यहां पर हो ना हो आपके कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डेफिनेटली सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। वेरी गुड। जो इनका स्ट्रक्चर होगा, STRUCTUR, इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। सर स्टीरियो का क्या मतलब है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम, या मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप अगर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बोर्ड पर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, दिस इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन क्या मीथेन रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीथेन में एक बॉन्ड इस तरीके से प्लेन पर होता है, दूसरा बॉन्ड भी प्लेन पर होता है। इन लोगों का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज होता है। इसमें से एक बॉन्ड सॉलिड वेज बॉन्ड से बनाया जाता है, दैट मीन्स कि ये बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन है, बाहर की ओर आ रहा है। और ये डैश्ड वेज्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। समझ में आ गई बात आपको? तो यहां पर स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होगा? यहां पर स्टीरियो आइसोमर का मतलब होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होगा ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट। कैसे? देखो मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पर एक जगह CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर एक जगह OH लगा हुआ है और यहाँ पर एक जगह क्लोरीन लगा हुआ है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि OH बाहर की तरफ आ रहा है, CH3 अंदर की तरफ जा रहा है और Cl ऑन द प्लेन है। लेकिन एक दूसरा मॉलिक्यूल अगर ऐसा बना दिया जाए तो कि CH3 ऑन द प्लेन आ जाए और Cl बाहर की तरफ आ जाए और OH अंदर की तरफ आ जाए, तो यहाँ पर सब कुछ सेम रहा, बस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चेंज हो गया। क्लोरीन जो कि पहले आपको सिंपल एक प्लेन पर पड़ा हुआ दिखता था, अब वो आपकी तरफ आ रहा है। OH जो पहले आपकी तरफ आ रहा था, अब वो आपसे दूर जा रहा है। और पहले CH3 जो आपसे दूर जा रहा था, अब वो सिंपल प्लेन पर आकर पड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में बदलाव आ गया। तो यहाँ पर ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होती है? यहाँ तक किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? चलिए अब हम एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तरफ चलते हैं ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला आइसोमर होता है चेन आइसोमर। दूसरा आइसोमर कौन सा होता है? दूसरा आइसोमर होता है पोजीशन आइसोमर। दूसरा आइसोमर कौन सा लिखेंगे हम लोग? पोजीशन आइसोमर। मतलब आप देखो नाम से ही आप लोग चीजों को समझते चलोगे, दैट इज पोजीशन में डिफरेंस होगा। तीसरा आइसोमर इज द फंक्शनल आइसोमर्स। चौथा आइसोमर इज मेटामर्स एंड पांचवा आइसोमरिज्म इज टॉर्टोमेरिज्म। टॉर्टो
मैरिज में, ये एनसीईआरटी के अंदर से गायब है, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट हम आज इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। वहीं अगर आपसे स्टीरियो आइसोमर्स की बात करी जाए तो स्टीरियो आइसोमर्स मेरे प्यारे लाडले बच्चों दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ये दोनों आइसोमर्स भी आपको एनसीईआरटी में आपके चैप्टर के अंदर नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप खुद चेक करेंगे कि ये तीन आइसोमर्स आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, क्योंकि ये आगे आपको सिखा देते हैं, लेकिन हम इनको आज अभी इसी वक्त इसी लेक्चर में सीखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? चलो अब एक एक करके फटाफट से हम सभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ये स्टीरियो अंकल को हटा देते हैं। स्टीरियो अंकल आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, हम स्ट्रक्चरल अंकल की एक एक करके बात करते हैं। सीधा सा फंडा क्या समझना है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। चलिए, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, एज द नेम सजेस्ट कि यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट इन कंपाउंड्स की जो चेन की लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। द चेन लेंथ शुड बी डिफरेंट। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग भी हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग भी हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा दोनों का एग्जाम्पल देने की। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कंपाउंड है CH3, CH2, 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 CH3। ना आप यहां पर देखो, इस कंपाउंड का नाम है एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब एक लंबी पेंटेन की कार्बन की चेन है। क्या मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखकर बताऊं? अच्छा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जिसमें एक कंप्रेस्ड फॉर्म में एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स कौन से एलिमेंट के मौजूद हैं, बस वही दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप देखें, कार्बन के आपके पास में 5 एटम अवेलेबल हैं, और हाइड्रोजन के आपके पास में 3 3 6 और 6 12 एटम्स अवेलेबल है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C5H12। चलिए हम एक दूसरा कंपाउंड उठाते हैं। दूसरा कंपाउंड में उठाता हूं CH3, CH2, CH2, CH3, और यहां पर मैं जोड़ देता हूं CH3। अब यहां पर अगर आप इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसलिए मैंने इसको दूसरा कार्बन दिया। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है इसलिए इट विल बिकम ब्यूटेन। तो इट विल बिकम 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन आप देखो, भले इन दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है, लेकिन जब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10 और 2 12। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका लाडले बच्चों अभी भी सेम आ रहा है। समझ में आ रही बात आपको? चलो तीसरा एक और एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। CH3, 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 CH3। अब जरा इस कंपाउंड को देखो, अब यहाँ पर 2 लंबी चेन मिल रही है, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने नंबरिंग डाल दी इनके इसमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। सो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये कंपाउंड कौन सा हो गया? ये तो प्रोपेन हो गया, इट हैव बिकम प्रोपेन। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? तो आप यहाँ पर देखिए, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, और ये पेंटेन है। तीनों अलग है, तीनों के स्ट्रक्चर में भी बहुत फर्क है, लेकिन जब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उठाकर देखोगे तो 1 2 3 4 5, नो डाउट 5 कार्बन है, और 3 3 6 3 9 3 12। तूने पंडित जी को क्यों मारा? तो ये हो गए आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एज यू कैन सी, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया मेरे लाडले बच्चों आपका चेन आइसोमेरिज्म। दिस इज योर चेन आइसोमेरिज्म। क्या ये बात क्लियर होती है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग भी हो सकते हैं, तो ठीक है, आप यहाँ पर इसके आगे फॉर एग्जांपल आपने OH जोड़ लिया, तो ये बन गया आपका पेंटेनॉल। अब आप इसको
पेंटेनॉल को कैसे लिखेंगे, पेंटेन 1 ऑल। यहां पर भी आपके पहले कार्बन पर OH लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया आपका, ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। और यहां पर भी मैंने लेट से, चलो ये पहला कार्बन था तो मैंने इसको CH2 कर दिया और यहाँ पर OH जोड़ दिया, तो ये पहला कार्बन है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। तो देखो इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब क्या हो गया, C5H12OH H11OH। इसका भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करा मैंने और OH बढ़ा दिया, इधर भी एक हाइड्रोजन मैंने कम करा और OH बढ़ा दिया। तो एज यू कैन सी इसके अंदर भी सिर्फ किस चीज में बदलाव आ रहा है, क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे बदलाव आ रहा है, नहीं, यहां पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर है, यहां पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर है और यहां पर भी आपका फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर है। मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में बदलाव नहीं आ रहा है, वो चेन की लेंथ ही छोटी हो गई। यहाँ पर प्रोपेन की चेन थी, यहाँ पर ब्यूटेन की चेन थी, यहाँ पर पेंटेन की चेन थी, तो चेन की लेंथ में फर्क है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो दिस इज योर चेन आइसोमर्स। क्लियर होती है बात, कोई परेशानी, आगे बढ़े, पक्का। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास में जो दूसरा एग्जाम्पल आता है, जो हमको दूसरा पॉइंट यहाँ पर स्टडी करना है, वो हम लोगों को क्या स्टडी करना है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब खुद ही आप मुझे बताइए, पोजीशन आइसोमर्स मतलब क्या, पोजीशन आइसोमर्स मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या आपका सब्स्टिट्यूएंट, भाई दो ही चीजें हो सकती है फंक्शन पोजीशन पे, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। ठीक है, कैसे सर, एग्जाम्पल देके बताओ। जी हाँ, बिल्कुल आपको मिलेगा एग्जाम्पल। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में मान लीजिए एक चेन है CH3 CH2 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 Br। नाउ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पहली पोजीशन पर ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर होती है बात। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है ब्रोमीन अपनी पोजीशन बदल के 1 2 3 4 5 यहां आ जाए, तो नाउ दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन गया आपका 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी ब्रोमीन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अच्छा गुलगुलो, अब यहां देखो गुलगुलो, CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहां पर आ गया आपका ब्रोमीन, तो इट विल बिकम 3 ब्रोमो पेंटेन। यस, तो ये हो गया आपका 3 ब्रोमो पेंटेन। तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि ब्रोमीन ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। चेन की लेंथ सब में बराबर है, इसलिए ये चेन आइसोमेरिज्म में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके फंक्शनल ग्रुप ने पोजीशन चेंज कर ली। क्या ये बात समझ में आती है, फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन बदल ली। इज दैट क्लियर टू यू। तो ये बन गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर्स। नोट करो, ठीक है। चलिए तीसरा अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, C5H11Br, सब में आप चेक कर सकते हो, C5H11Br, ग्रेट। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग यहाँ पर हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, दैट इज फंक्शन आइसोमेरिज्म। फंक्शन आइसोमर्स, यानी यहां पर फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। यस, यहां पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। चेंज की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे चेंज की जगह लिखना चाहिए डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। मैगी इट्स डिफरेंट। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब इस कंपाउंड का पहले अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2
3 4 यानी ब्यूटेन 1 अल, यानी आपका ब्यूटेनल है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज योर ब्यूटेनल। अब अगला केस क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाकर देखें, 1 2 3 4, यस 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखें 3 3 6 और 2 8, यस 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम हो रहा है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पर कीटोन है तो इट विल बिकम ब्यूटेन 2 ओन, यानी तो कीटोन फैमिली में चला गया और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था। दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया, क्या हो गया कीटोन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म और वी कैन से फंक्शनल या फंक्शन आइसोमर्स। नोट इट डाउन। डन प्यारे 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 ठीक है प्यारे प्यारे गुलगुलो, आगे बढ़े। चलिए अब मेटामर्स की तरफ चलते हैं कि हो तो है मेटोमर्स। मेटा ओ मेरा मेटा 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 तारक मेहता का मर्स, नहीं कुछ भी, मेटामर्स। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं मेटामर्स की बात करूं तो यहाँ पर ध्यान रखना कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स का मतलब तो पता ही है ना आप लोगों को, यस, बट हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये बात ध्यान रखना, ये मेटामर आपको कुछ ऐसे ही जगह देखने को मिलेगा जहां पर दो अल्काइल ग्रुप के बीच में आपका फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे कि कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है ईथर्स के अंदर, जिसको आप ROR बोलते हो। ये आप लोगों को कुछ अमाइंस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अमाइंस बोले तो एक नाइट्रोजन है, उससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ। वैसे बेसिकली किस टाइप का अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है। अच्छा, ये आपको अमाइंस के अंदर फिर देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये अमाइन कैसा होना चाहिए, टर्शरी अमाइन। प्राइमरी में कभी देखने को नहीं मिलता। RNR, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर आपको कुछ ये देखने को मिल सकता है। मैं ईथर का एग्जाम्पल लेकर भी समझा सकता हूँ और अमाइंस का भी, मैं दोनों का एग्जाम्पल लेकर समझा दूंगा। पहले जरा इसको नोट कर लो क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। चलो अब पहले अपन ईथर्स में देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड है C2H5O C2H5। अब भाई दोनों तरफ आपकी लंबी कार्बन की चेन बराबर है तो किसको माने, चलो इसको लंबी कार्बन की चेन मान लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा इथेन और ये बन गया आपका फंक्शनल ग्रुप। भाई जिसको आपने लंबी कार्बन की चेन माना वो आपकी पेरेंट चेन हो गई और बाकी बन गया आपका फंक्शनल ग्रुप। अब क्योंकि ये ईथर है तो ईथर के लिए क्या यूज करते हैं, अल्कोक्सी, और वो हमेशा नाम के पहले आता है। मैंने नॉमेनक्लेचर रूल में सिखाया अब भी पिछले वीडियो में। तो ये जाएगा इथॉक्सी ईथेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इथॉक्सी ईथेन। अगर आप चाहें तो यू कैन चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यू हैव 4 कार्बन्स, you have 10 hydrogen and 1 oxygen. Similarly, अभी आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर नो डाउट ये लंबी कार्बन की चेन है तो ये बन गया आपका प्रोपेन और ये बन गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ये भी ईथर है ROR, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। और प्रोपेन में आपको 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर है, 3 कार्बन में पोजीशन बदलने का खतरा रहता है, इसलिए 1 लगाना ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा गुलगुलू, 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 10 11 3 3 6 7 8 9 10, ओके, और एक ऑक्सीजन। यू कैन चेक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन। भाई ये दोनों तो अल्काइल ग्रुप है, इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो कार्बन के कंपाउंड है। ऑक्सीजन आपका फंक्शनल ग्रुप है,
यानी ईथर में ऑक्सीजन इज योर कोर फंक्शनल ग्रुप, और उसकी आसपास आप देखो ईथर में अल्काइल ग्रुप में, जो अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन है, या मैं कहूँ अल्काइल ग्रुप है, वही बदल गया। यहाँ पर दोनों तरफ इथाइल ग्रुप था, यहाँ पर एक जगह मिथाइल और एक जगह प्रोपाइल हो गया, कार्बन का नंबर बदल गया। और एक एग्जाम्पल हम उठा के चाहें तो देख सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अब थोड़ा सा अमाइंस का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। चलो तो मान लीजिए आपके पास में N है, H है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है C2H5, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है C2H5। ये आपका कंपाउंड बन गया। इसमें आप देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 11, और नाइट्रोजन कितना है, 1। ठीक है, इसको कहाँ, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो ये हो गई आपकी लंबी कार्बन की चेन जो कि आपके नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन, हमने पढ़ा था, नहीं इथेनामाइन, सॉरी ETHAN, इथेनामाइन। और ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो हम लिखेंगे N इथाइल इथेनामाइन। समझ रहे हो, इस तरीके से इनको नाम देते हैं। एक लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लो, उसको बोल दो इथेन नामाइन। हमने सीखा था अमाइन पीछे नाम के जुड़ना पड़ता है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये आपकी फंक्शनल ग्रुप की आपकी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन के बाहर हो गया ये। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो हमने नाइट्रोजन लगा लिया, घबराने की क्या बात है। दूसरा एग्जाम्पल उठाओ, CH3NH CH37, मान लो ये कंपाउंड है। अच्छा इतना भी क्या आलसी कर रहा हूँ यार मैं, इतना भी क्या आलस, वाह मोदी जी वाह। हाँ तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या नाम होगा, 1 2 3, यानी डेफिनेटली ये क्या बन गया आपका, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। अब ये मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, तो हम बोलेंगे इसको N मिथाइल प्रोपेनामाइन। आप देख सकते हो यहाँ पर NH की तरफ 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पर 1 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के इस तरफ भी 2 कार्बन की चेन थी, इधर भी 2 कार्बन की चेन थी। आप चाहें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें, 4 कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 10 और 1 11, 11 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों तरफ सेम है। सो दिस इज योर मेटामर्स। इनको आप हमेशा क्या बोलेंगे, मेटामर्स। चलो नोट करो। फिर चलते हैं टॉटोमेरिज्म की तरफ। टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम इसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो मैं आपको टॉटोमेरिज्म की कंडीशन समझा देता हूँ कि कहाँ पर इसको कैसे खुद से इस्तेमाल करना है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म का पहले दूसरा नाम सीखो, 1,3 शिफ्ट। टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1,3 शिफ्ट। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन दैट यू मस्ट हैव अ हाइड्रोजन एटम। आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ईदर एट फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, ईदर एट फर्स्ट और थर्ड पोजीशन। और दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यू शुड हैव अ डबल बॉन्ड, और वी कैन से सॉरी, और इधर वी कैन से अ पाई बॉन्ड, इधर वी कैन से अ पाई बॉन्ड। कहाँ पर, वही एट फर्स्ट और थर्ड पोजीशन। अब ये कैसे होगी चीज, ध्यान से ठीक से ऑब्जर्व करना। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन हटा के डायरेक्टली ऐसा कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना, अगर मैं इसको बोलूँ फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गई सेकेंड पोजीशन और ये हो गई थर्ड पोजीशन। ठीक है, अब आप खुद देख रहे हो कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ये देखो, और आपका जो हाइड्रोजन है
वो थर्ड पोजीशन पर ये रहा। तो हम एक काम करते हैं, इस कार्बन के हाइड्रोजन को हम एक काम करते हैं, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं CHH। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पोजीशन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म का हमेशा ध्यान रखना, जो एरो बनाते हैं ना उसमें एक एरो बड़ा और एक एरो थोड़ा छोटा होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा। बेसिकली वी रिक्वायर अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ताकत रखे, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा दूसरे और तीसरे नंबर पे। मतलब इस वाले केस में क्या हुआ, आपका जो पाई बॉन्ड था वो कहाँ शिफ्ट कर गया, वो शिफ्ट कर गया सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में। और आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ शिफ्ट कर गया, वो शिफ्ट कर गया टूवर्ड्स फर्स्ट पोजीशन। वो कहाँ शिफ्ट कर गया, फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट कर गया। तो अब ये चीज़ कैसी दिखने लगी आपको, देखना। अब ये आपको दिखने लगी CH3COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो गया आपका टॉटोमेरिज्म। ये क्या हो गया आपका टॉटोमेरिज्म। अब आप जब इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो आप इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। C 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन लिख लीजिए 3 4 5 6 7 8 और ऑक्सीजन लिख लीजिए 2। अब आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उठाकर लिख लो। कार्बन इसमें भी मुझे 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 3 3 6 7 और 8 दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। क्या बात समझ में आ रही? तो इन दोनों के अंदर क्या हो गया, 1,3 शिफ्ट हो गया। तो दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। इसको आप लोग टॉटोमेरिज्म बोल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपके पास में कंडीशन क्या होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ पाई बॉन्ड एंड यू मस्ट हैव हाइड्रोजन एट थर्ड पोजीशन। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ अगले केस में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब आप यहां पर देखो, पहले पोजीशन पर हाइड्रोजन है और थर्ड पोजीशन पर पाई बॉन्ड अटैच्ड है। थर्ड पोजीशन पर पाई बॉन्ड अटैच्ड है। तो अब ये पाई बॉन्ड वापस इधर चला जाएगा, हाइड्रोजन वापस इधर चला जाएगा, तो ये ऊपर वाले जैसा दिखने लग जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, मच स्टेबल। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा, क्या इसको कीड़ा काटा? भाई नो डाउट, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर इतनी जहमत क्यों उठाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी कम थी। लेकिन अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, जब इसने टॉटोमेरिज्म किया तो यहाँ पर आप देखो कि चौथे नंबर वाले कार्बन के पास में ऑक्सीजन हो गया और दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास में OH हो गया। अब इसके O और इसके H के बीच में यू कैन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो चीज़ें ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपको पता है क्या लगेगा, थोड़ा सा ये क्लोज आ गया। कैसे क्लोज आ गया, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये CH थोड़ा ऊपर कर दो, डबल बॉन्ड COH C डबल बॉन्ड O, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग CH3 तो देखो, भले ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। भले ही कोवेलेंट बॉन्ड जितना तो नहीं है लेकिन है। तो इसे क्या करा, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस होने की वजह से यू कैन ऑब्जर्व मच मोर स्टेबिलिटी। तो टॉटोमेरिज्म में यूजुअली हर जगह देखने को नहीं मिलता, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो देखो, मैंने आपको ये जो 2 केसेस बताए, इसमें अब आप लोग इतना ज्यादा इन डेप्थ मत जाना, बस आप 2 चीजें ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि क्या आपके पास में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन है, चेन के अंदर एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये दोनों कहां होने चाहिए, दे शुड बी एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। अब आप फर्स्ट पोजीशन डबल बॉन्ड से चेक कर लो या आप हाइड्रोजन से चेक कर लो। मैंने डबल बॉन्ड से चेक करी, ऑक्सीजन को 1 माना तो मुझे पता चल गया। अच्छा, ये यहां पर भी हो सकता था, ये इनके बीच में भी हो सकता था, मैंने इधर बता दिया। आप चाहो तो इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों का टॉटोमेरिज्म।
देख लो इसको एक बार मैं, और कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देखूं मैं करवाने के हिसाब से, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मेरे पास में और आ रहा है, मैं उसको भी करवा ही देता हूँ। अच्छा, इसको रब कर दें, टॉटोमेरिज्म तो हो ही गया है, तो एक टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल और उठा लेते हैं जो आपको हाइड्रोकार्बन्स में देखने को मिलेगा। CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप मुझे बताइए कि कैन यू डू टॉटोमेरिज्म इन दिस मॉलिक्यूल? क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर टॉटोमेरिज्म होगा? अच्छा, ये वाली कंडीशन हर जगह मत लगाना, कंडीशंस तो कौन सी लगानी है? दो, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड, पहले और तीसरे पोजीशन पे। तो देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये पहला कार्बन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन, तो मुझे डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, कंडीशन 2 फुलफिल हो गई, और हाइड्रोजन भी दिख रहा है तीसरी पोजीशन पर, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब क्या करें? अब इस हाइड्रोजन को इधर भेज दें और डबल बॉन्ड को इधर भेज दें, एक बड़ा एरो लगा दें, एक छोटा एरो लगा दें, तो क्या हो गया? 1,3 शिफ्ट हो गया ना। जो तीसरे नंबर वाला हाइड्रोजन था, वो फर्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, COH, और जो फर्स्ट पोजीशन वाला डबल बॉन्ड था वो अब थर्ड कार्बन के पास चला गया, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में चला गया, तो शिफ्ट हो गया ना। तो CH H H, ये देखो, ये तुम्हारा टॉटोमेरिज्म हो गया। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करो, ये एल्डिहाइड था, ये तुम्हारे पास में एल्डिहाइड था, ये तुम्हारे पास में अल्कोहल हो गया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो ये टॉटोमेरिज्म होता है। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कभी फ्यूचर में ये चीज़ दिखाई पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th वगैरह में, तो इसको टॉटोमेरिज्म की जगह जगह कुछ किताबें या कुछ पब्लिशर इसको 1,3 शिफ्ट भी लिख देते हैं, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म लगाना है कि नहीं लगाना है। अब देखो, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हम फ्यूचर में देखेंगे, जब हम लोग एडवांस लेवल की स्टडी करेंगे यूट्यूब पर बिल्कुल मस्त तरीके से, तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी आपको आइसोमर पहचानना आ गया, हम मैकेनिज्म पे थोड़ी जा रहे हैं, पर देखो फिर भी मैंने मैकेनिज्म समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आपका टॉटोमेरिज्म, इसको नोट करो, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं, मिटाएं, चलिए ग्रेट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पर खत्म। अब हम यहाँ पर बात करना चालू करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की। कौन से आइसोमर्स की? स्टीरियो आइसोमर्स। वैसे तो आपको पता ही है स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब, वैसे तो मैं आपको समझा चुका था, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। इसमें मेरे प्यारे गुलगुलो, जो सबसे पहला आपको पढ़ना होता है दैट इज कॉल्ड एज कौन सा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। एक्चुअली इसका मतलब होता है जब आपके कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट हैव डिफरेंट अटैचमेंट अराउंड इट्स अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स। कैसे? देखो ध्यान से इस चीज को समझना। जैसे मान लो आपके पास में एक अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C। अब इसके पास में 2 बॉन्ड्स बचे। अब मान लो इसके पास में यहां पर A अटैच्ड है और यहां पर भी A अटैच्ड है, यहां पर B अटैच्ड है, यहां पर B अटैच्ड है। तो नाउ यू गाइस कैन ऑब्जर्व कि इस कंपाउंड के एक एंड पर सेम टाइप के ग्रुप अटैच्ड है और दूसरे एंड पर भी सेम टाइप के ग्रुप अटैच्ड है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बी अटैच्ड यहाँ हो जाए, ए अटैच यहाँ हो जाए, ए यहीं रहे और बी यहाँ आ जाए। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर इधर बी है तो इधर ए है, इधर ए है तो इधर बी है, इधर बी है तो इधर है, इधर ए है, तो मतलब देयर इज अ डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड इन द
सेम डायरेक्शन में डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड एट सेम डायरेक्शन लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, इट शुड बी रिटन एज डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ गई? और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे टिपिकली कहा जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फटाफट से इसकी डेफिनेशन वगैरह नोट कर लो, फिर मैं आपको एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल के साथ इसको ज़रा समझा दूंगा तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? कोई परेशानी? चलो अच्छा, और डिटेल में और बढ़िया तरीके से अपन इसको हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी देखेंगे, और डिटेल में और अच्छे तरीके से हम इसको हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी हम इसे समझते हैं ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको दो तरीके के कंपाउंड्स मिलेंगे। पहले कंपाउंड्स को हम बोलेंगे सिस, और दूसरे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे? सिस एंड ट्रांस। कैसे? देखो, सिस कब बोला जाएगा? जब आपका सेम स्पीशीज ऑन सेम साइड होगी। ठीक है, जब सेम स्पीशीज सेम साइड होगी। और ट्रांस का मतलब क्या होगा? व्हेन जो सेम स्पीशीज होगी वो डिफरेंट साइड चली जाएगी, वो दूसरी जगह पर चली जाएगी, उसको बोला जाएगा ट्रांस। कैसे? चलो लेट्स टेक अ गुड एग्जांपल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H। ना सबसे पहले तो मुझे बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। आप बोलोगे सर ये तो अजीब सा कंपाउंड दिख रहा है, मैं बोलूंगा चुप बुड़बक, इसको बोलेंगे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। 4 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ से भी अगर नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच में आएगा, इसलिए कहीं से भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं होगा, सॉरी, ब्यूट टू इन। लेकिन ये कौन सा टाइप हो गया? ये हो गया सिस। मैंने इसके नाम का ही क्या जोड़ दिया? सिस। सिस क्यों जोड़ दिया? क्योंकि आप देखो मिथाइल ग्रुप सेम साइड है एंड हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड है। आप इसको मेरी निगाहों से देखो, प्यार भरी निगाहों से देखो, तब तुम्हें चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, वहीं अगर मैं इसका दूसरा केस निपटाऊं, C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H। अब इसको यहां से करके देखो। अब क्या होगा? बुट 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 बुट। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, है तो अभी भी 4 कार्बन की चेन है अभी भी। ये ब्यूट, अबे क्या है रे, क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू। है अभी भी ब्यूट टू इन, लेकिन अब ये कौन सा टाइप का हो गया? अब ये ट्रांस टाइप का हो गया। कारण क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप के सामने एक हाइड्रोजन आ गया, और ये मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ गया। नहीं, मिथाइल के सामने मिथाइल नहीं है, मिथाइल के सामने मिथाइल नहीं है, जैसे ऊपर हुआ करता था। तो ये हो गया आपका सिस, ये हो गया आपका ट्रांस। और खास बात पता है क्या है? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? ये आपके 2 कार्बन है, एक कार्बन इधर मान लो और एक कार्बन इधर मान लो। आपका CH3 नीचे है तो इसको घुमाओ ससुरे को और ऊपर कर दो। भाई मान लो इसमें आपका CH3 यानी ढक्कन है ना, ये कैप, इसको आप मानो CH3, ये इसमें नीचे है, तो इस ससुरे को घुमा के ऊपर कर दो तो ये ऊपर जो दिखने लग जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये डबल बॉन्ड के अंदर ये केस पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड होता तो मैं मानता, मैं पक्का मानता, मैं आपकी बात जरूर मानता। यहां पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड एक, जिसको बोलना चाहिए अपोजिंग केस करेगा। देखो जैसे ही मैंने घुमाना स्टार्ट किया, आप खुद देख रहे हो, ये देखो ये बॉन्ड ऐसे क्रॉस हो गए और ये अटकने लग गए। ये टॉर्शन क्रिएट करेगा। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्शन, यानी कि एक अपोजिट फोर्स चीजों को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो अगर आप जोर लगाओगे तो ये टूट जाएगा। मतलब कि इन दोनों के अंदर ये जो पोजीशंस में बदलाव आया है वो ऐसे लुढ़क जाने की वजह से नहीं आया है। आप एक बॉन्ड मतलब एक कार्बन को ऐसे 3 डायमेंशनली घुमा के ऊपर कर दोगे तो ऊपर जब दिखने लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ये जब आपने इनकी केमिकल रिएक्शन करके जब प्रिपरेशन करी होगी तभी अलग पोजीशन पे अटैच हुआ है। ये यहाँ अटैच हुआ है, ये यहाँ अटैच हुआ है। ये पोजीशन के रोटेशन की वजह से नहीं आया है, ये ओरिजिनलिटी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे ये तभी लगा है। समझ गए? हाँ, अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो मैं इसको उल्टा करके रख देता, तो मैं आराम से घुमा देता। सिंगल बॉन्ड में एक एटम को घुमाना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में इट इज अ बिग डील। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, जब हम लोगों ने इसको नहीं मिटाते, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, तब मैंने आपके साथ में एक दवाई का नाम डिस्कस किया था। उस दवाई को मैंने बोला था कि एंटी कैंसरस होती है, सिस्प्लेटिन। ये मेडिसिन मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये एंटी कैंसरस होती है, ये कैंसर पेशेंट के कैंसर को ट्रीट करने के काम में आती है। तो सिस्प्लेटिन का नाम क्या किया? सिस। हाँ, आ रहा है समझ में, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, समझ में आ रहा है कि सिस्प्लेटिन क्यों बोला होगा। एग्जैक्टली exactly. तो सिस्प्लेटिन के अंदर भी कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म का काम करता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सिस्प्लेटिन इज एन एंटी कैंसरस ड्रग मेडिसिन। बट अगर आप इसी का भाई ट्रांसप्लेटिन उठा लो तो ट्रांसप्लेटिन की देयर इज नो मेडिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई मेडिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, दूर दूर तक नहीं होता। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? श्योर शॉट? पक्की बात? ठीक है। तो सिस्प्लेटिन का एंटी कैंसरस ड्रग है, लेकिन ट्रांसप्लेटिन नहीं है। तो ट्रांस में क्या हुआ होगा? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आ गया होगा। सिस में क्या हुआ होगा? सेम साइड होगा। समझ में आ गई बात? तो देखो कितना ज़्यादा प्रॉपर्टीज में फ़र्क आ जाता है, प्रॉपर्टीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इनके स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो, प्लेटिन मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम। सिस मतलब इसके एक तरफ अमाइन दिखेगा आपको और दूसरी तरफ क्लोरीन दिखेगा। आप देखो, क्लोरीन सेम टाइप, अमाइन अमोनिया सेम टाइप, सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर पता है क्या होगा? NH3 आ जाएगा तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर NH3 आ जाएगा तो यहाँ पर Cl आ जाएगा। समझ गए पोजीशन में डिफरेंस? तो इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस है, इसका नहीं, सिर्फ पोजीशन बदल गई उससे। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डन? मिटाएं? चलें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पता है क्यों नहीं सिखाया जाता 11th में? क्योंकि क्या होता है, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन हेलो अलीन, उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पूरा एक पार्ट है, एक पूरा स्पेसिफिक पार्ट है। लगभग 1 या 2 लेक्चर लग जाता है उसको पढ़ाने के लिए। तो भी हम यहाँ पर इसका एक जरूर आइडिया लेंगे, दैट इज योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले आप पूछो कि सर क्या खा रहे हो, मैं बता दूं, मैं काली मिर्ची का पाउडर खा रहा हूँ, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स मेरी खत्म हो चुकी है। डॉक्टर ने बोला पढ़ाओगे तो गूंगे हो जाओगे, बट मैंने कहा नहीं, एग्जाम है बच्चों का, पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए धीरे धीरे बोलो, काली मिर्ची का पाउडर खाते रहो, गले को थोड़ा आराम मिलता रहेगा, पढ़ाते रहो। ठीक है, तो बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो आपके रूम में लाइट है, आपके रूम में जो लाइट है, ये हर डायरेक्शन में फैल रही है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये हर डायरेक्शन में फैल रही है। यानी कि अगर आप रूम में अगर एक बल्ब भी लगाओगे तो रूम के उस कोने से लेकर इस कोने तक आपको लाइट मिलेगी। लेकिन हम चाहें तो हमारे पास में एक प्रिज्म होता है जिसको बोला जाता है निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? निकोल प्रिज्म। दिस निकोल प्रिज्म वॉज डेवलप्ड बाय अ साइंटिस्ट विलियम निकोल। ठीक है,
इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक नॉर्मल लाइट है, वो लाइट जो अभी हर डायरेक्शन में इस प्रकार फैल रही है, जब आप इस लाइट को इस निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो अब ये लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। इसको बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट, वी कैन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये अभी यूनिडायरेक्शनल लाइट है, यानी ये दुनिया आई मीन रूम के हर डायरेक्शन में फैलेगी। लेकिन ये लाइट कैसी है, पोलराइज्ड। अरे आपने देखा होगा ना लेजर टॉर्च, एक वो टॉर्च छोटी सी पेन जैसी आती है, एक बटन दबाया तो एक लाल रंग की रोशनी सीधे जाके दीवार पर टकराती थी। मैं तो बचपन में खेलता था उससे, जैसे रूम में वो छिपकली घूम रही है, ठीक है, तो वो लाल कलर की लाइट चालू करो तो ना एक बिल्कुल रेड कलर का डॉट सीधे जाके दीवार पे इतना बड़ा एक डॉट बन जाता था। तो वो छिपकली इस डॉट को कीड़ा समझती थी और उसको खाने के लिए ना इसके पीछे पीछे भागती थी और वो उसको पूरे रूम में दौड़ाता था। तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, बिल्कुल जो सीधी एक डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मान लीजिए मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पार कराया। आई हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे ही ये इस कंपाउंड के पार हुई, अगर इस लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया और अगर ये लाइट इसके बिल्कुल सीधी पार हो गई विदाउट एनी डिविएशन, तो हम इस कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। मतलब इस कंपाउंड की, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। इसने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहां पर कोई डिविएशन नहीं करा, देयर इज नो डिविएशन। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका लाइट इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर गया और लेट से वो इस तरीके से बेंड हो गया, इट डिविएट्स क्लॉकवाइज, मतलब लाइट जो थी वो क्लॉकवाइज बेंड हो गई। क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, लेट से क्लॉकवाइज की तरफ मुड़ गई, तो डेफिनेटली आपका जो सॉल्यूशन है, जो जिस कंपाउंड से बना है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, यानी इस कंपाउंड के पास ऑप्टिकल एक्टिविटी है। दूसरी बात, अगर ये लाइट बैंड कर गई, ये लाइट अपने रास्ते से डिविएट हो गई, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, CLOCK, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब आपको ये थोड़ी सी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है, तो भी ये क्या कहलाएगा कंपाउंड? तो भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब समझना बात को कि अगर एक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लाइट को क्लॉकवाइज डिविएट करता है, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज भेजता है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। पहले इतना समझ में आई बात? पहले क्या इतनी बात क्लियर हुई? पहले इतना देख लो। ठीक है, क्या चीज क्लियर हो गई? तो पहली कंडीशन क्या हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की? पहली कंडीशन हो गई दैट कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। भाई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, मतलब वो लाइट को डिविएट करे, पोलराइज लाइट को। दूसरी कंडीशन, इट शुड हैव कायरेलिटी। कायरेलिटी, कुछ लोग इसको चिरैलिटी बोलते हैं, लेकिन वो पगले होते हैं।
इट शुड हैव कायरेलिटी। देखो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन किया, मतलब इट मस्ट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन या उसका कोई डेरिवेटिव। तो बेटा कायरेलिटी का मतलब होता है ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड, all 4 group attached to carbon must be different। मतलब अगर आपको ये पहचानना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके पहचानने के 2 तरीके, या तो इतना पूरा एक्सपेरिमेंट करो, या तो आप उसके स्ट्रक्चर को देखकर ही बता सकते हो कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। कैसे? उसमें कायरेलिटी होनी चाहिए। कायरेलिटी का मतलब क्या? एक कार्बन से जो 4 बॉन्ड होते हैं वो चारों डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि इसमें कार्बन है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर Br। अब आप देखो इस कार्बन से चारों अटैचमेंट डिफरेंट है, मतलब ये कायरल है, तो कायरल के ऊपर स्टार बनाना पड़ता है। दैट मीन्स दिस कार्बन इज योर कायरल कार्बन। और ये अगर कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, मतलब ये कंपाउंड आपकी लाइट को या तो लेफ्ट भेजेगा या तो राइट भेजेगा, ना या तो क्लॉकवाइज भेजेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज भेजेगा। वही अगर मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है OH H CH3H, क्या ये कंपाउंड कायरलिटी शो करेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास में 2 एक जैसे ग्रुप हो गए, चारों अलग होने चाहिए। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ए कायरल कार्बन। ए कायरल कार्बन मतलब हमेशा ये कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये लाइट को डिविएट नहीं करेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जितने भी तुम्हारे ए कायरल कंपाउंड्स होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये कुछ आपकी कंडीशंस होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने क्लास 12th की हल्की सी झलक दे दी है। क्लास 12th में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब क्या सभी तो पढ़ा दिया, अब तो बस इसका एप्लीकेशन देखना है हमें, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली वो कंपाउंड्स, अब हम एक बार ज़रा इसको समझ लेते हैं। बेसिकली वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो हम इसका डेफिनेशन ले लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। वो कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। समझ रहे हो? मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन वो लाइट को अलग डायरेक्शन में डिविएट करे, ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट में डी ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा और एल ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा। ये क्लास 12th में जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब ये चीज़ वहाँ पर हम और देखने को मिलेगी। तो डी ग्लूकोज का मतलब क्या होगा? ये लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है और ये लाइट को लीवो रोटेट कर रहा है। डेक्स्ट्रो मतलब राइट, मतलब क्लॉकवाइज, और लीवो मतलब लेफ्ट, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। लीवो का मतलब क्या होता है? लेफ्ट, एंड डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है? राइट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या तो डी से लिखा जाएगा, या तो प्लस से लिखा जाएगा, या तो डेक्स्ट्रो लिखा जाएगा। वही तुम्हारा लीवो एल लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा, या पूरा लीवो लिखा जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, इसको पता लगाने का और कोई तरीका नहीं है। जैसे हम लोग देखते थे ना, स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर देख के पता लगा लिया, फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप देख के पता लगा लिया, इसको पता लगाने का तरीका एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही गाइस। आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके आगे की बात, यानी कि इसके आगे जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन के मैकेनिज्म्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी ख़त्म करेंगे। तो इसको नोट कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। डोंट फॉरगेट कि फटाफट हम लोग कोशिश करेंगे वीडियोस बनाने की। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें पी ब्लॉक पढ़ना है, तो प्रीवियस सेशन का पी ब्लॉक आप पढ़ सकते हो, प्रीवियस सेशन का हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ सकते हो। एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर बनाने की एंड वीडियोस जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की। 12th का तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया है,
सो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ग्रेविटी सर्कल पर बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे लाल्डो।